एमएमएस न्यूज़ 24 में हम महाराष्ट्र के मुंबई में बैठे हैं। देश का एक ये वो महानगर है जो औद्योगिक नगर के साथ ही साथ पॉलिटिकल अपनी सरगर्मियों के लिए भी जाना और पहचाना जाता है। आज यहाँ पे वर्तमान में यहाँ पर विधानसभा 2024 की तैयारियां चल रही है। 20 नवंबर को यहाँ पर वोट डलेंगे और 23 नवंबर को यहाँ पर इलेक्शन में कौन जीता, कहाँ से जीता, कितने वोट का अंतर रहा, इन सभी बातों को लेकर हमारे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक और यहाँ के महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी प्रवक्ता एक अजीम शख्सियत निजामुद्दीन राइन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे राजनीति को लेकर, कुछ विषयों को लेकर। सबसे पहले तो निजाम भाई, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छे दर्शकों को भी धन्यवाद। अच्छा निजाम भाई, आप ये बताएं कि आप एक पत्रकार रहे हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान है। 1980 से लेकर अभी तक का 2024 तक का आपका दौर मुंबई में बीता और आपने यहाँ पर कई तरीके की जो मैंने आपके बारे में जो हिस्ट्री पढ़ी, कई चीज़ें देखी मैंने। विलासराव देशमुख से लेकर आज तक की जो पॉलिटिक्स है, इसमें सबसे पहले ये बताएं कि आपका अंतर क्या लगता है? नहीं, अंतर यह है कि पहले इतनी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं थी, राजनीतिक तौर पर इस तरह की चीज़ें कम से कम महाराष्ट्र में नहीं थी। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश था जहाँ दलित की बेटियाँ मराठों के साथ रही है, मराठों के यहाँ दलितों की बेटियाँ, लेकिन नफरत पिछले 10 वर्षों में जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में ही है, हर तरफ उन्होंने नफरत की ऐसी आंधी चला रखी है कि उसमें बहुत सारे लोग, उसका नुकसान हो रहा है और उससे देश के राजनीतिक भविष्य पर भी एक प्रश्न लग रहा है। क्योंकि जिन विषयों पर हम संसद में बहस करना चाहिए, जिन विषयों पर हमें विधानसभाओं में बहस करना चाहिए, आज वो सब के सब माने बदल गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि विलासराव के दौर तक तो बात बिल्कुल अच्छी थी कि हम, हमारे साथ जो लोग अपोजिशन में थे, सत्ता में थे, हम एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे के लिए हम अपने कामों के बारे में लोगों के सामने रखते थे। हाउस में जो बहस होती थी तो मिनिस्टर्स जो होते थे हमारे, या उनके जो जवाब देते थे, वो उस तथ्य पे जवाब देते थे कि हमने ये किया है, ये हमारे पास एविडेंस है, ये जनता के हित में है। आज जनता के हित की कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज के राजनीतिक में जिन चीज़ों का बदलाव आया वो यही आया कि जिन्होंने उनको चुना है उनके विषय को छोड़ के बाकी सब पर वो बात कर रहे हैं। ये एक बदलाव देखने को मिला है इतने साल। अच्छा, जिसे बताएं कि जो कटेंगे बटेंगे इस तरीके की जो पॉलिटिक्स में आप एक लंबा अनुभव रहा है 40-45 साल का, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं आप लोगों को देखकर, सुनकर, देखकर, समझकर, क्योंकि आप 4 पीढ़ियों से ये चीज़ें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पहले पिता लड़े, उनके दादा लड़े, अब बेटे लड़े, किस तरीके से महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, ये कटो बटो का जो नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में दिया है, हम उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने दिया, लेकिन महाराष्ट्र बहुत ही पूर्वगामी प्रदेश है। यहाँ इस तरह की कोई चीज़ों पर कोई बहस नहीं है और जो वहाँ यहाँ चलने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, ये बात कौन कह रहा है? जो खुद उत्तर प्रदेश में बुरी तरह लोकसभा का चुनाव परास्त हो गया, हार गया, वो व्यक्ति हिंदुत्व का चेहरा बनकर महाराष्ट्र आया। यानी महाराष्ट्र की सरकार को इस बात का पता है कि वो बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं वो आप देखें। लोकसभा का चुनाव जिस तरह उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बड़े पैमाने पर जो है इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव जीते और योगी वहाँ मुख्यमंत्री थे, उनका हिंदू फेस नहीं चला, तो उसके बाद नफरत की दूसरी आंधी फैलाने के लिए महाराष्ट्र आए। लेकिन महाराष्ट्र में भी वो बुरी तरह लोकसभा के चुनाव में परास्त हो चुके हैं और यही एक राज्य है जहाँ से बीजेपी को पैसों का बड़ा सबूत मिलता है। और दोनों हमारे गुजराती नेता जो इस प्रदेश में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और महाराष्ट्र की छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि जितने बड़े इंडस्ट्रीज या जितनी बड़ी चीज़ें यहाँ की हैं, सब यहाँ से वो गुजरात शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की नफरत पैदा करके, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। अगर उन्होंने कोई काम किया होता तो डेवलपमेंट की बात करते, अगर उन्होंने इस पर कोई काम किया होता तो धर्म की राजनीति नहीं करते। अब धर्म की राजनीति से आगे बढ़कर उन्होंने नफरत की राजनीति शुरू की है, जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करके। अब जिस हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, सत्ता आपकी है, सांसद आपके हैं, सरकार केंद्र में आपकी है, राज्य में आपकी है, तो मुसलमान आपको मानने आ रहा है या कौन आपको इकट्ठी नहीं कर रहा है? दूसरी चीज ये है कि उनको न
को हिंदू मानते हैं, वो एक तरफ के राजनीति के ठेकेदार और वो पैसों की लालच में, पैसों के बल पर एक दूसरे के बीच राज्य का और वहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। और इस नारे का, इस महाराष्ट्र का आज जितने हिंदू की ताकतें 20 साल पहले थी, आप देखिए राम मंदिर बनने के बाद आज वो राम मंदिर का जिक्र नहीं करते, आज वो ज्ञान बापू की बात नहीं कर रहे हैं, आज वो दूसरी जगहों की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो लास्ट की चीजें थी, जैसे उन्होंने मदरसा बोर्ड को आजमाया, अगर उसमें वो सक्सेस नहीं हुए कोर्ट ने उठा के फेंक दिया, सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की उसको उठाया, सुप्रीम कोर्ट में उनको उठा के फेंक दिया। मतलब जितनी चीजें वो चाह रहे थे कि आगे आगे कुछ ऐसा विषय निकल कर आए जिसके भरोसे हम लंबी राजनीति करें, जैसे राम मंदिर के नाम पर तीन बार सरकारें बड़ी बिगड़ी, उसी तरह से उन्होंने बहुत सारी कोशिश किया लेकिन वो सब में फेल गए। अब उनके पास मुसलमानों के तय एक और मुद्दा निकल कर हाथ में आया जो जिस पर वो प्रयास कर रहे हैं, वो मुद्दा है खास करके वक्फ का। अब उससे वो ये देख रहे हैं कि अगर हम इनकी जमीनों पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो मुसलमानों में एक बवाल होगा, वो रोड पर आएगा, फिर हिंदू मुस्लिम होगा, फिर हमारी सरकारों की एक रास्ता पैदा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से उन इश्यूज को भी टैकल किया है कि आगे आने वाले दिनों में इन्हें मजबूरी आएगी। अगर इतना ही अच्छा उनका विकास का काम था या मोदी जी का काम था तो वो झूठ क्यों बोले? अभी उन्होंने एक बयान दिया है 3 दिन पहले, मोदी जी ने महाराष्ट्र के किसी चुनावी रैली में ये कहा कि 3 जगहों पर कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं, हिमाचल में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में। उन्होंने जो राहुल गांधी आजकल एक 5 गारंटी चला रहे हैं कि हम ये 5 गारंटी देंगे और वो पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसा आदमी, प्रधानमंत्री जैसे गर्मामयी पोस्ट पर रहकर भारत के इस नेता के बारे में आपको कह रहा हूँ जिसने झूठ बोला, ट्वीट किया कि वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, एक दिन के अंदर पूरे देश में लोग इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए, उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया, लोग कोर्ट जाने लगे, उन्होंने फौरन जो है अपना ट्वीट डिलीट किया। यानी इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी कि भारत का प्रधानमंत्री खुद झूठा है और झूठ बोलता है। यानी ऐसी झूठ जो सबके सामने दिख रहा है, एक डेवलपमेंट कोई एक जगह की बात नहीं, 3 प्रदेशों की बात है, तीनों प्रदेशों में आपकी अपोजिशन ताकतवर है, उसके बावजूद झूठ का सहारा लेना, इससे ये साबित होता है कि उनके पास ना तो कोई पॉलिसी है, ना उनके पास कोई डेवलपमेंट है, और जिस हिंदुत्व के बल पर वो आए थे आज वो हिंदुत्व भी फेल हो गया है। क्योंकि हिंदुस्तान का बड़ा तबका आज इंडिया अलायंस के साथ खड़ा है, क्योंकि वो देख रहा है कि अगर हम इस तरह की चीजों पर तैयार नहीं हुए, हमने नहीं बदलाव किया तो मोदी इस देश को गिरवी रख के छोड़ देंगे। क्योंकि जो भारत पिछले 10 साल पहले सिर्फ 17,000 करोड़ का कर्जदार था, 204 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जदार हो गया। यानी जो इनका 10 साल का शासनकाल है वो सिर्फ कर्ज लेकर लोगों को ये काम किया जा रहा है, और इनका डेवलपमेंट भी कैसा आ रहा है, वो डेवलपमेंट किसी गरीब के काम नहीं आएगा। बुलेट ट्रेन आएगी, उसमें अमीर गुजराती चढ़कर बॉम्बे आएगा और रिटर्न चला जाएगा। अगर वो अटल सेतु बना रहे हैं समंदर में तो किसी गरीब की गाड़ी से नहीं जाने वाला, 500 रुपये उसमें टैक्स है। समृद्धि बना रहे हैं नागपुर के लिए, समृद्धि बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जिन गरीबों को आप उजाड़ रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? गरीबियों के लिए आपके पास क्या स्कीम है? आपने कहा कि हम कोस्टल रोड बनाएंगे, समंदर के अंदर पानी चलाएंगे, ये करेंगे, सब चलेगा, लेकिन गरीब जो इस मुल्क का 80% गरीब इस देश में रहता है, जो तुमको वोट देता है, अमीर तो वोट ही नहीं करता। अमीर इलाकों में आप जाइए, आप जहां आप बैठे यहाँ छोड़ दीजिए मलबार हिल है, मलबार हिल का इलाका हाई फाई इलाका है, पैसे वालों का इलाका है। 5 बजे तक वोटिंग में 10% से 12% पोलिंग होती है, और सारा डेवलपमेंट तुम उनके लिए कर रहे हो। जो तुम्हारे लिए वोट करता है, जो तुम्हारे लिए इस देश की मिट्टी को माथे पे लगा के काम करता है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या है? तुमने 80 करोड़ मुल्क के लोगों को गरीब मान लिया है, 5 किलो अनाज उनको फ्री देके उनका वोट परचेज करना चाहते हो। महाराष्ट्र की बहनों के लिए आप स्कीम लाए हो, 1500 रुपए लाडली बहनों को देंगे। अरे ये वो महाराष्ट्र है जहां 5 सालों में, जहां आपकी सत्ता है, 5 साल में 68,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हैं। ये डाटा है महाराष्ट्र की सरकार के गृह मंत्रालय का। अगर उस डाटा में 68,000 महिलाएं गायब हैं और उनका आप पता नहीं लगा सकते, तो इन लाडली बहनों को 1500 देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? और यही महाराष्ट्र है जहां दलित की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा है। आप बीजेपी के दर्जनों एमपी, दर्जनों एमएलए जो है आज भ्रष्टाचार और रेप के केसेस में जेल में हैं और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। पूरा देश देखता कि साक्षी मलिक और विनय फोगाट के मामले में क्या हुआ, किस तरह से उनके एमपी ने पूरे महिलाओं के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं किया, उससे भी पीछे नहीं। इनके संतों की जो बात है, ये अपने धर्म गुरुओं की भी नहीं मानते। इन्होंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर में चारों जो इनके धर्माचार्य हैं, जो पूरे इनके अखाड़ा चलाते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि साहब ये तो धार्मिक और हुआ ही नहीं।
अगर आप अपने धर्माचार्यों को नहीं मानते, आप अपने शंकराचार्यों को नहीं मानते, तो आप कौन से धर्म को मान रहे हैं? तो इससे ये साबित होता है कि ये जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो हिंदुत्व भी नहीं है, क्योंकि जो हिंदुत्व इस भारत का, जिसमें भगवान राम से लेके सारी चीजें थे, उनमें तमाम देश के बड़े बड़े लोगों का साथ रहा है, सारे एक दूसरे को मदद के आते रहे। जितने धर्म स्थल हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी बनारस हो, चाहे मथुरा हो, वहाँ मुसलमानों का वर्चस्व और इनके साथ भाईचारा रहा है। आज आप जाइए बनारस, आप वहाँ जो चढ़ाई जाती है कपड़े की चुनरी, वो मुसलमान अंसारी बनाता है। अयोध्या में आप आइए, जो खड़ाऊ बना के पहनकर परिक्रमा करते हैं, वहाँ का मुसलमान बनाता है। आप कामाख्या आइए, मिर्जापुर, वहाँ बनाता है। यानी ये जो हमारी सदियों की परंपरा रही है भारत की आपसी भाईचारा की, उसको खत्म करके सिर्फ नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये उनका धर्म, मेरा धर्म या किसी का धर्म ऐसा नहीं है जो इस चीज़ के लिए उनको अलाउ करे। आज इस देश में आप मस्जिदें तोड़ते हैं, क्या इस देश के मुसलमान ने कभी ये कहा कि आपने मेरी मस्जिद तोड़ा, मैं आपकी मंदिर तोड़ूंगा? क्या सिखों के गुरुद्वारे पर आप पथराव करते हैं? किसी सिख ने इस देश में कहा आपने चर्चों को तोड़ा, आपने चर्च में पादरियों को जलाया? क्या इस देश में एक भी कैथोलिक मिशनरी ने ये कहा कि हम हिंदुओं के खिलाफ इस काम को करेंगे? ये गुंडों का ये गिरोह है जो लोगों पर दबाव बनाकर कब्जा करके इस मुल्क की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। और इस चुनाव में उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे लोकसभा में हमने उनको लंगड़ा कर दिया, 2 बैसाखियों के सहारे पर आज मोदी खड़े हैं। वो बैसाखी कब फिसलेगी, कब जमीन में जाएंगे, कोई जानता नहीं। क्योंकि आप पिछले दिनों में राजनीतिक अगर आपने परिवेश देखा होगा तो बिल्कुल जो चंद्रबाबू नायडू हैं, इन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि हम ऐसे किसी भी विषय में इनके साथ नहीं खड़े होंगे जो मुसलमानों से रिलेटेड होगा और उनको तकलीफ मिलेगी। तो ये चीजें आज नहीं कल उनको भोगनी ही है। और अभी तक उन्होंने जिस मस्ती का इस्तेमाल किया, ईडी, सीबीआई और इनके दम पर देश के राजनेताओं को बदनाम करने, सब करने का जो कोशिश किया है, वो इनको उसकी सजा मिलने वाली है। और ये दोनों चुनाव उनको बुरी तरह खा। जो पॉलिटिक्स में हम देखें महाराष्ट्र में, एक नेता, 2 नेता, 5 नेता नहीं, पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं वो पूरा अपना चोला बदलकर चेंज हो जाती है। ऐसे में पॉलिटिशियन जो होते हैं, नेता जो होते हैं, उनका जो खुद का जो रुतबा होता है या उनकी खुद की जो शख्सियत होती है, या आम लोग उस बारे में किस तरीके से देखते हैं कि मतलब ये नेता बदले, मतलब अब पूरी तरीके से इनका कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे में आप पुराने नेता हैं, जब लोग अपने घर बदलते हैं, ऐसे में पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाता है। तो आप किस रूप में देखते हैं, क्या करना चाहिए? ये महाराष्ट्र बिल्कुल अलग तरह के राजनीतिक समीकरण है। इससे पहले भी कोशिश हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी से कई बड़े कद्दावर नेता, जिसमें यहाँ के राजा उदयनराज भोसले और दूसरे बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ा था और शरद पवार को धोखा देके गए। शरद पवार ने एक बार महाराष्ट्र का दौरा किया, उनकी जमानतें नहीं बची, यानी जनता जो है, अभी ये जो तोड़फोड़ इस बार हुआ, ये मैंने आपसे कहा ना कि गुजरातियों का एक दल है जो व्यापार करता है, तो राजनीति में वो व्यापारीकरण कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा है। पूरी पार्टी हाईजैक नहीं हुई, कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल की कोई भी पार्टी पूरे तौर पर इनके साथ नहीं सम्मिलित हुई। हर जगह, चाहे उत्तर प्रदेश में इन्होंने जब भी अपना दल को तोड़ा तो माँ अलग गई, बेटी अलग गई, उसी तरह से इन्होंने शरद पवार जी के पार्टी में सेंध लगाया। उन्होंने अजीत पवार के एमएलएस तोड़े, जनता नहीं गई। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, बुरी तरह से अजीत दादा के लोग और इनके लोग हार गए चुनाव। तो इससे ये साफ साबित है कि महाराष्ट्र में उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा। जैसे उद्धव जी के पार्टी को उन्होंने तोड़ा, एमएलएस गए, और जिनको वो लेके गए उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस ऑलरेडी पहले से ईडी और सीबीआई के द्वारा लगाए जा चुके थे। उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कुछ लोगों को डर दिखाकर कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे, आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, अभी आपका वक्त है, आप आ जाइए। उन फाइलों को उनको बुला कर डीसीएम ने दिखाया, देखिए आपके खिलाफ ये फाइलें तैयार हैं। हमारा सीबीआई का आदमी गया, कितने केसेस ऐसे हुए, सीबीआई और ईडी के अधिकारी उनके यहाँ गए और उसके बाद रिटर्न आए, वो ठीक हो गया। और उसका पूरी जनता ने इस तमाम चीज़ों को देखा और इसका विरोध भी किया है जनता ने। और उसी का रिजल्ट था कि महाराष्ट्र के लोगों ने इन चीज़ों को पसंद नहीं किया और लोकसभा में इनको सफाया कर दिया। उसी तरह से राज्य के इस चुनाव में भी इनका सफाया होगा और बहुत सारे नेता घर वापसी करेंगे, फिर आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। जो अपने मूल पार्टी से गए थे वही उनको आना है, क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं है। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव होता है वो रुपयों की बात ना हो, ये नहीं चलता है। अभी तक जो आंकड़ा आए हैं 280 करोड़ रुपए के करीब अभी तक
अलग अलग एजेंसियों ने पकड़े हैं। ऐसे में क्या रुपयों के बल पर ही मतदाता अपनी ओर आकर्षित होता है या कि किस रूप में देखता है? देखिए, ये खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि पहले कैसा था, जब ये सेशन का दौर था इलेक्शन में, उस जमाने में आपने देखा होगा सेशन ने बड़ी सख्ती के साथ चुनाव को और उसके खर्च का लिमिटेशन और बहुत सारा कुछ कर दिया। महंगाई बेपनाह है, खर्च उतने लिमिटेशन में लोगों के चुनाव पूरे नहीं होते जितने को उन्होंने आगे दिए। अब चूंकि ये सत्ता में है और ये बेईमानी से सत्ता में आए, तो इन्होंने एक खेल शुरू किया, पैसा दो और पैसे की राजनीति करो। आज इनका नगर सेवक भी चुनाव लड़ता है तो उसको 2-5 करोड़ देते हैं। इस बार तो इतने बड़े पैमाने पर इन तीनों दलों ने अपने प्रत्याशी को और अपने समर्थकों को पैसा दिया है कि वो सामने दिख रहा है। पुणे में बड़े पैमाने पर पैसा पकड़ा गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो पैसे पकड़े जा रहे हैं इनके हैं, सब इन्हीं के पैसे हैं, क्योंकि इनके ही लोग जो है पैसों में खेल रहे हैं। नोटबंदी से लेकर आज तक जिस तरह के पैसों का दुरुपयोग इन्होंने किया है, ऐसा कभी नहीं। ये थे हमारे साथ एक सशक्त और एक ऊर्जावान नेतृत्व निजामुद्दीन राइन साहब, जिन्होंने भारत के साथ ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, मुंबई की पॉलिटिक्स पर भाजपा और जो जितने भी विरोधी दल हैं उनके बारे में सही जानकारी दी। हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। नमस्कार।